Hello everyone and welcome to Avision Institute, and here's your educator Rajat here discussing the daily current affairs topics। और आज 3 फरवरी और उसको लेकर के हम यहाँ पर करंट अफेयर्स जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं आप सभी के सामने, जो इंपॉर्टेंट रहेगा एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। तो बगैर किसी देरी के चलिए सीधा देखते हैं कि क्या क्या वो करंट अफेयर्स के टॉपिक्स हैं जो हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तब तक के लिए आप जुड़े रहिए इस चैनल से और वीडियो को देखते रहिए, लाइक सब्सक्राइब और कमेंट करके अपना भी जवाब देते रहिए, ठीक है। तो यहाँ पहला जो टॉपिक है वो है हमारे सामने मीजल्स और रूबेला को इराडिकेट करने की बात करी जा रही है। तो जैसा कि आप सभी को पता होगा, अभी जो है वो स्कूलों में कैंपेन चलाया जा रहा है MMR वैक्सीन लगाने का बच्चों को। तो इसको लेकर के भारत सरकार जो है वो टारगेट बनाया था ऑलरेडी कि मीजल्स और रूबेला, ये जो 2 बीमारियां हैं, इसको भारत से 2020 में ही खत्म कर दिया जाए। लेकिन किन्हीं कारणवश कोविड-19 आने की वजह से और बाकी डिले होने की वजह से कहीं ना कहीं उस टारगेट को हम रीच नहीं कर पाए, और इस वजह से अब उस टारगेट को मॉडिफाई किया गया है 2023 का, ठीक है। तो यहाँ आप सबके सामने स्क्रीन पर ये देखिए आप कंटेक्स्ट कि ये 2023 का टारगेट जो है, 2023 का जो टारगेट है वो आप ध्यान में रखना। डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि मीजल्स और रूबेला को इराडिकेट करने का वर्ष जो चेंज किया गया वो क्या है, तो वो 2023 है, ठीक है। नेक्स्ट आप सब देख सकते हो इस बीमारी से जुड़ा हुआ क्वेश्चन इसके ऊपर बिल्कुल होगा। तो मीजल्स क्या है? मीजल्स एक हाईली कंटेजियस वायरल डिजीज है। हाईली कंटेजियस वायरल डिजीज, वायरस के तहत ये फैलता है और ये म्यूकस से, इवन ओरल फीकल मैटर से, इन सब से भी आपको देखने को मिल जाएगा कि कहीं ना कहीं मीजल्स जो है वो डेथ का बहुत बड़ा एक कारण है यंग चिल्ड्रन में वर्ल्ड वाइड लेवल पे, ठीक है। साथ साथ में आप देख सकते हो कि ये किस तरीके से है, तो ये सिंगल स्ट्रैंडेड एनवेलप्ड RNA वायरस है, ठीक है। तो ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स में क्वेश्चन ऐसे आता है कि डबल स्ट्रैंडेड। डबल स्ट्रैंडेड का मतलब क्या कि इस तरीके से भी है और इस तरीके से भी है, लेकिन सिंगल स्ट्रैंडेड सिर्फ एक ही तरीके से है, ठीक है। तो मीजल्स का जो वायरल है वो सिंगल स्ट्रैंडेड एनवेलप्ड RNA वायरस है। DNA वायरस अलग होता है, RNA वायरस अलग होता है, वो कभी हम अलग चर्चा करेंगे। फिलहाल के लिए इस टॉपिक के लिए ये RNA वायरस है विथ 1 सेरोटाइप। और इसको जीनस कौन से फैमिली से बिलोंग करता है, तो इसकी हमें इतना लंबा चौड़ा नहीं याद करना है कि अब इसकी फैमिली दादा परदादा, लेकिन हाँ आपको जीनस याद रखना है कि मोरबिली वायरस और ये पैरामिक्सिरोविरिडे फैमिली को बिलोंग करता है। अब बाकी लोगों को नहीं समझ आए नाम तो फिर भी आप काम चला लीजिएगा। मोस्टली आपको ध्यान ये रखना है कि हाईली कंटेजियस वायरल डिजीज है और ये सिंगल स्ट्रैंडेड RNA वायरस से फैलता है, 1 सेरोटाइप का। और ये जो यंग एडल्ट बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, उनमें डेथ का बहुत बड़ा कारण है और ये काफी खतरनाक बच्चों के लिए ही माना जाता है, उन बच्चों को जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस से हैं। क्यों? क्योंकि वो मैलनरिश्ड होते हैं, उस तरीके से उनके अंदर पोषण नहीं होता है, कुपोषित होते हैं वो। तो इस कारणवश उनमें इम्यून सिस्टम जो है, रोग प्रतिरोधक क्षमता वो कमजोर पाई जाती है। तो इस वजह से मीजल्स बीमारी जो है वो बहुत आसानी से उन तक हार्म कर सकती है। इसकी वजह से कहीं ना कहीं आपको ब्लाइंडनेस देखने को मिल सकता है। साथ साथ में आप देख सकते हो कि एंसेफेलाइटिस वगैरह, मस्तिष्क ज्वर जिसको हम बोलते हैं, डायरिया वगैरह हो जाना, ईयर इन्फेक्शन और न्यूमोनिया वगैरह। तो ये एंटायर जो है वो मीजल्स का कॉन्सेप्ट है। आई होप आप सबको समझ आया होगा कि मीजल्स जो है वो क्या है। नेक्स्ट हम आते हैं रूबेला पे। रूबेला को हम जर्मन मीजल्स भी कहते हैं, ठीक है। और रूबेला भी कंटेजियस जनरली माइल्ड वायरल इन्फेक्शन ये भी है और ये ज्यादातर यंग एडल्ट्स में और बच्चों में देखने के लिए मिलता है। साथ साथ ये भी रूबेला वायरस जो है वो सिंगल स्ट्रैंडेड RNA वायरस है। अभी तक चीजें आपको सेम नजर आई होंगी रूबेला और मीजल्स में। रूबेला इन्फेक्शन जो है वो प्रेग्नेंट महिलाओं में भी हो सकता है और ये डेथ का कारण बन सकता है, या फिर जो बच्चे होंगे वो कंजेनाइटल डिफेक्ट्स के साथ में पैदा होंगे, यानी कि उनको कंजेनाइटल रूबेला सिंड्रोम जिसको हम बोलते हैं कि जो बेबी इन शॉर्ट जन्म लेंगे वो किसी ना किसी डिफेक्ट के साथ में होंगे। इरिवर्सिबल वो डिफेक्ट होगा, यानी कि उसको फिर आप बदल भी नहीं सकते हो, लाइलाज बीमारी से हो सकता है, ग्रसित भी हो सकते हो। रूबेला मीजल्स से अलग है, क्यों? क्योंकि कुछ सिम्टम्स अलग है, जैसे कि रेड रैश होना, तो ये एक अलग बनाता है इन दोनों को। साथ साथ में रूबेला जो है वो उस लेवल पे खतरनाक नहीं है जितना कि मीजल्स है। तो ज्यादातर जो मौत होता है वो मीजल्स के केस में आपको देखने के लिए मिलेगा, रूबेला के केस में हो सकता है उस तरीके से मृत्यु का दर आपको देखने के लिए ना मिले। ईयर इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा 2023 इसको अपडेट कर दिया गया, मतलब इसी साल जो है वो कंप्लीट करने की बात करी गई है। और चलिए हम आप मिलकर के बिल्कुल इस टारगेट को फुलफिल करने के लिए भारत सरकार की और अपने देश की मदद करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अब हम आते हैं इंडस वाटर ट्रीटी, दूसरा टॉपिक।
जैसा कि आप सभी को पता होगा कि हर साल ये न्यूज में रहता है और इसके लिए कोई कारण बताने की जरूरत नहीं होती है। इंडस वाटर ट्रीटी इस साल भी न्यूज में है और उसका जो कारण है वो ये है कि भारत सरकार जो है वो डेटा मांग रही है पाकिस्तान से। तो आइए देखते हैं इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में क्या इंपॉर्टेंट है। उससे पहले आप यहाँ पर मैप देखिए कि इंडस वाटर जो है वो किस तरीके से चीजों को आपको समझ में आए, पहले मैप के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये आपके सामने रहा भारत का नक्शा। आप देख सकते हो इंडस वाटर, भारत को कौन कौन सी नदियां मिली हैं। सिंधु जल समझौता के तहत जो है वो ब्यास, सतलुज और रावी, ये तीन जो रिवर्स हैं, ये तीन रिवर्स भारत के पक्ष में हैं। और जबकि जो चेनाब, झेलम और इंडस है, जिसको आप CJI से याद रख सकते हो, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का जो हमारा है ना, इससे आप याद रख सकते हो न्यूमोनिक बना करके कि पाकिस्तान के क्षेत्र में कौन कौन से नदियां हैं। तो एक तो इंडस है, दूसरा झेलम है और तीसरा चेनाब है। ये पाकिस्तान में गया। आप देखिए यहाँ पे पाकिस्तान का जो हिस्सा है उस तरीके से आपको समझ आ रहा होगा कि आप पाकिस्तान के हिस्से को भी समझ सकते हो। और बाकी आपके सामने यहाँ पर किस तरीके से डिमार्केट किया गया है बाउंड्रीज, आप इन चीजों को भी क्लैरिफाई कर सकते हो। अब हम नेक्स्ट आते हैं अपने टॉपिक पे। इंडस वाटर ट्रीटी जो है वो एक जल समझौता को लेकर के ट्रीटी है, वाटर डिस्ट्रीब्यूशन ट्रीटी, जो कि भारत और पाकिस्तान के बीच में साइन करा गया था। ब्रोकर कौन था? तो वर्ल्ड बैंक था। यह भी आपसे पूछा जा सकता है कि इंडस वाटर ट्रीटी में ब्रोकर कौन था, तो ये वर्ल्ड बैंक था। साइन कब किया गया था वो भी इंपॉर्टेंट है, अभी हम देखेंगे। इंडस और इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं और इसको साइन करा गया था कहां पर? कराची में, नई दिल्ली में नहीं, कराची में, पाकिस्तान, 1960 में। ईयर भी इंपॉर्टेंट है। उस वक्त कौन थे हमारे प्रधानमंत्री? पंडित जवाहरलाल नेहरू, भारत के पहले प्रधानमंत्री। और उस वक्त पाकिस्तान की तरफ से कौन था? तो उनके राष्ट्रपति अयूब खान। क्या याद रखना है कि ये 1960 में साइन हुआ था नेहरू जी और अयूब खान के बीच में, और इसके अलावा ये कराची में साइन हुआ था और वर्ल्ड बैंक ब्रोकर था। इसके अलावा ये जो ट्रीटी है वो तीन जो ईस्टर्न नदियां हैं ये भारत के फेवर में देती हैं, ब्यास, रवि और सतलुज। अभी हमने मैप में देखा था कि ये जो ब्यास, रवि और सतलुज है ये ईस्टर्न हिस्सा है, ठीक है। और जबकि ये जो है रिवर्स वो वेस्टर्न रिवर्स हैं। तो आप इस तरीके से ध्यान रखिएगा। तो तीन जो ईस्टर्न नदियां हैं वो भारत के पक्ष में रहेंगी, जबकि जो वेस्टर्न रिवर्स हैं वो पाकिस्तान, इंडस, झेलम और चेनाब, ये जो है वो पाकिस्तान के है में रहेगा। भारत को 20%, 20% जो टोटल वाटर है इंडस सिस्टम का वो भारत यूज कर सकता है, जबकि 80% पाकिस्तान को मिला है। तो 20% ही सिर्फ भारत के पास है, 80% पाकिस्तान के पास में है। लेकिन इंडिया जो है वो अपर राइपेरियन है, पाकिस्तान लोअर राइपेरियन है। इसका मतलब क्या? अब आप यहाँ अगर इस मैप को देखोगे ध्यान से तो इंडिया जो है वो आपको नजर आ रहा होगा कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान जो है वो, आप देखिए भारत को, तो आप भारत को अगर आप देख रहे हो तो भारत ऊपर, आप देखिए जम्मू एंड कश्मीर, तो यहाँ पर अपर राइपेरियन। अब जब नदी जो है इंडस अगर यहाँ से फ्लो होती है, इंडस अगर इस तरीके से फ्लो हो रही है तो ये यहाँ से होते 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 इस तरीके से गिर रही है पाकिस्तान में, तो ऊपर से भारत में गिर रही है, ठीक है। ये अपर राइपेरियन है, लोअर राइपेरियन पाकिस्तान। तो यहाँ पर अपर राइपेरियन होने के नाते मेजर जो आप कह सकते हो कि एक पावर जो है वो भारत के पास में है, क्योंकि भारत चाहे तो डैम बना करके रोक सकता है, जिसको पाकिस्तान कहता है कि जो हम किशन गंगा बना रहे हैं झेलम पे या जो रैटल बना रहे हैं चेनाब पे, तो इन दोनों को लेकर के वो ऑब्स्ट्रक्ट करता रहता है। लेकिन भारत सिर्फ एग्रीकल्चर यूज के लिए ही हम उन पानी को इस्तेमाल करते हैं। साथ साथ में जो वेस्टर्न वाटर्स है, ट्रीटी कहता है कि भारत उसका पानी इरिगेशन के लिए यूज कर सकता है, और बाकी का पावर जनरेशन वगैरह के लिए जो है वो अनलिमिटेड यूज तो नहीं किया जा सकता, लेकिन इरिगेशन के लिए यूज किया जा सकता है, ठीक है। और इंडिया जो है वो हाइड्रो इलेक्ट्रिक जो प्रोजेक्ट्स भी हैं, रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट्स, जो दोनों आपको नाम बताएं, किशन गंगा झेलम नदी पे, रैटल चेनाब नदी पे, याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो उसका भी इस्तेमाल किया जा सकता है हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स को बनाने में, ठीक है। अब हम नेक्स्ट अपने टॉपिक की ओर चलते हैं, वो है इंडियाज फर्स्ट हाइड्रोजन ट्रेन। तो भारत में पहला हाइड्रोजन ट्रेन की बात इस वक्त रेलवे मिनिस्टर जो हैं अश्विनी वैष्णव जी, तो उन्होंने मतलब यहाँ पर अनाउंस करा है कि भारत में पहला हाइड्रोजन ट्रेन दिसंबर 2023 से चालू हो जाएगा। तो बिल्कुल सभी एंजॉय करिए इस हाइड्रोजन ट्रेन को और एक्सपीरियंस अपना अपना शेयर करिएगा। और यहाँ पर हेरिटेज सर्किट्स में पहले चलाया जाएगा, जैसे कि कालका से शिमला के रूट में, ठीक है। और इसके बाद में ये बाकी के प्लेसेस में भी एक्सपैंड किया जाएगा। और अपकमिंग हाइड्रोजन पावर ट्रेन्स जो है उसको वंदे मेट्रो के नाम से भी जाना जाएगा, क्योंकि ये आप देखिएगा तो बिल्कुल मेट्रो जैसा ही दिख रहा होगा आपको यहाँ पर एकदम, और वंदे भारत जैसा भी थोड़ा सा लुक है, तो इसीलिए वंदे मेट्रो, ठीक है। और बाकी बजट पे क्योंकि हमारा फोकस जो रहा है वो ग्रीन ग्रोथ पे रहा है, तो रेलवे भी चाहती है कि हम ज्यादा से ज्यादा हाइड्रोजन ट्रेन को लाएं, और इस वजह से कहीं ना कहीं हमारा जो कार्बन एमिशन है वो कम हो सके, ठीक है। हाइड्रोजन ट्रेन जो है
वो हाइड्रोजन फ्यूल सेल्स का इस्तेमाल करती हैं और वो ट्रेडिशनल जो डीजल इंजन वगैरह है उस पर रिलाई नहीं करती हैं या फिर इलेक्ट्रिसिटी पे भी वो नहीं रहती हैं। तो हाइड्रोजन जो है वो बनाने का जो तरीका है वो क्योंकि पोल्यूशन एमिट करने वाला नहीं है, क्योंकि अगर आप देखोगे तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिला करके ये बिजली पैदा करी जाती है और हाइड्रोजन फ्यूल सेल्स वगैरह को कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है, साथ साथ में कहीं ना कहीं यहाँ पर ट्रेन के मोटर्स को पावर देने के लिए भी इस्तेमाल हाइड्रोजन का ही किया जाता है। इसके अलावा ये जो ट्रेन है वो हार्मफुल पोल्यूटेंट्स भी नहीं निकालते हैं, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड या फिर पार्टिकुलेट मैटर जो कि हार्मफुल हो हमारे एनवायरनमेंट के लिए। क्योंकि अगर आपको ध्यान होगा तो इंडिया जो है वो नेट जीरो एमिशन टारगेट अचीव करने का बनाया है 2070। इसके अलावा एनवायरमेंट फ्रेंडली भी रहेगा क्योंकि ये डीजल ट्रेन से ज्यादा एफिशिएंट है। ठीक है, तो आपको याद रहेगा दिसंबर 2023 में हमें मिल जाएगा क्या, हाइड्रोजन ट्रेन, और भारत का अपने आप में कौन सा होगा ये पहला, इसको किस नाम से, वंदे मेट्रो के नाम से जाना जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक है मुनरो थुरुथु। ठीक है, ये क्यों न्यूज में है, अभी आप लोग नाम सुनोगे तो ये वो उस वक्त के जो बॉम्बे प्रेसिडेंसी के गवर्नर थे थॉमस मुनरो, उनसे मत रिलेट कर लीजिएगा। ये मुनरो थुरुथु जो है वो केरल में हमारे यहाँ एक आइलैंड है और दुख की बात ये है कि ये आइलैंड जो है वो हमारे क्लाइमेट चेंज, हम इंसानों की ऐसी हरकतें हैं कि ये क्लाइमेट चेंज की वजह से सबमर्ज होता जा रहा है, तो इस वजह से आज ये चर्चा में बना हुआ है। तो ये आइलैंड आपको देखने को मिल जाएगा और ये इनलैंड आइलैंड ग्रुप है। इनलैंड आप देख रहे होगे इस तस्वीर में, ये तस्वीर जो है आपको वो नजर आ रही होगी कहीं ना कहीं कि ये इनलैंड है। आप इसको देखो यहाँ पे वो इनलैंड है। ठीक है, आप यहाँ पर वो अच्छे से समझ लीजिएगा। और इसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये कॉन्फ्लुएंस पे है अष्टामुडी लेक के और कल्लाड़ा रिवर के, केरल राज्य में लोकेटेड है। तो ये इंपॉर्टेंट है। मुनरो थुरुथु कहाँ पर है, केरल में है। कौन से नदियों के कॉन्फ्लुएंस में है, अष्टामुडी लेक और कल्लादा रिवर। ठीक है, और इसको मतलब जॉन मुनरो के ऑनर में इसको नाम दिया गया था। उस वक्त का प्रिंसली स्टेट जब ट्रेवनकोर था, 8 स्मॉल आइलैंड्स वगैरह है, इसको सिंकिंग आइलैंड ऑफ केरल भी कहा जाता है। तो डायरेक्ट आपसे वन लाइनर एग्जाम्स में पूछा जा सकता है कि सिंकिंग आइलैंड ऑफ केरल कौन से आइलैंड को कहा जाता है, तो मुनरो थुरुथु। ठीक है, कौन से दो नदियों के कॉन्फ्लुएंस पे है, तो अलकनंदा और कल्लाडा। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इसके अलावा हमने एक मुहिम चालू करी है कि हर मतलब करंट अफेयर्स के साथ में आपको कोशिश करेंगे एक रिपोर्ट रिवाइज कराने का। रिसेंटली आईएमएफ ने वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट को प्रस्तुत करा है। तो ये जो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट है ये कौन निकालता है, आईएमएफ निकालता है। इसके अलावा एक और रिपोर्ट आईएमएफ निकालती है, वो है ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जो ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट है ये भी आईएमएफ ही निकालती है। अच्छा, ये जो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक है आईएमएफ का, इसके तहत पूरी ग्लोबल इकोनॉमी जो है वो रिसेशन की तरफ जा रही है। इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा है, उसको कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन फिर भी वो इंडिया को एक ब्राइट स्पॉट कह रहे हैं और वो कह रहे हैं कि भारतीय इकोनॉमी जो है वो 6 से 6.5% या रफली 7% के आसपास ग्रो करेगी, जो इवन हमारा बजट भी कहता है कि 6 to 6.8% का होगा। ठीक है, तो ये रहा हमारा एंटायर डेली करंट अफेयर्स का 3 फरवरी के डेट में। और साथ साथ में कुछ भी आप सबको समझ नहीं आता है तो आप सब बता सकते हैं। इसके अलावा बिल्कुल हम मिलेंगे आपको अगले वीडियो में कुछ और अच्छे कंटेंट के साथ में, इससे और बेहतर अपने आप को बनाने के चक्कर में। और बिल्कुल साथ मिलेंगे, साथ बढ़ेंगे और साथ पढ़ते चलेंगे और एंजॉय करते चलेंगे और ज्यादा से ज्यादा हो सके तो लोगों को जोड़ते चलिए, बांधते चलिए ये सफर और मिलकर के आगे बढ़ेंगे। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट करिएगा और ज्यादा से ज्यादा अपना एक्टिव पार्टिसिपेशन दिखाइएगा और बिल्कुल आगे बढ़ना है। जय हिंद।